नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन 5 शहर 5 खबर में और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। इस खास बुलेटिन में बात होती है आज दिन भर की उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी हुई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे दूसरे दिन भी जारी रहा। दूसरे दिन एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर के तहखाने का सर्वे किया। मुस्लिम पक्ष भी सर्वे में शामिल हुआ और अपना समर्थन दिया। शुक्रवार को जिस मुस्लिम पक्ष सर्वे से दूरी बनाकर रखी थी, वहीं मुस्लिम पक्ष शनिवार को सर्वे में शामिल हुए और तहखाने को खोला। सूत्रों की माने तो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि तहखाने के सर्वे में पुरातत्व विभाग को मूर्तियों का अवशेष मिला है। हालांकि अभी इसकी कोई प्रामाणिकता सामने नहीं आई है, ना ही इस मामले में अभी कोई ऑफिशियल बयान सामने आया है। तो ज्ञानवापी परिसर का सर्वे दूसरे दिन भी हो चुका है। पहले दिन भी 2 पाले में यह सर्वे किया गया था, चूंकि जुम्मे की नमाज थी और इसलिए बीच में यह सर्वे रोक दिया गया था। आज दूसरे दिन भी यही तस्वीर निकल के सामने आई। तहखाने के भी कई रहस्य आ रहे हैं सामने। हालांकि दोनों में से किसी पक्ष की तरफ से इस पे ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है। इंतजार रहेगा ऑफिशियल बयान का। लेकिन बता दें कि कहा यह जा रहा है कि 4 हफ्तों तक यह सर्वे जारी रहेगा। चूंकि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर्वे हो रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि जल्द यह सर्वे पूरा हो जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, कल पहले दिन का सर्वे हुआ था, आज दूसरा दिन है, क्या कुछ आज तस्वीर निकल के सामने आई एसआई के सर्वे के बाद? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया था उसके बाद एएसआई की जो टीम है वो बाकायदा सर्वे करने पहुंचे थी। कल की बात की जाए तो कल जिस तरीके से जुम्मे की नमाज थी तो पुलिस के लिए काफी चैलेंजेस था और पुलिस जिस तरीके से जिस चैलेंजों में कल रही है तो जुम्मे की नमाज भी अदा कर ली थी। तो ऐसे में कल भी सर्वे चला और आज भी, यानी कि आज दूसरा दिन है एसआई का जिस तरीके से सर्वे चल रहा है, लगातार जारी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो एसआई को 4 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। तो ऐसे में जल्द से जल्द एसआई की जो टीम है वो अपना सर्वे पूरा करेगी। आज इस तरीके से जो ज्ञानवापी है वहां पर जो तहखाना है, तहखाने के अंदर जिस तरीके से आज जांच की गई, जांच में ये हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि वहां पे कई मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। हालांकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी औपचारिक बयान भी नहीं आया, ना ही हिंदू पक्ष की तरफ से ना ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से। कल जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष नहीं शामिल हुआ था, लेकिन आज मुस्लिम पक्ष शामिल हुआ है। आज मुस्लिम पक्ष भी एएसआई की जो टीम जो सर्वे कर रही है मुस्लिम पक्ष के साथ में, हिंदू पक्ष के साथ में। ऐसे में ये अब सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है एसआई की टीम के लिए कि वो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट बनाए और रिपोर्ट सबमिट करे। रिपोर्ट में क्या कुछ रहता है, क्या कुछ निकल के सामने आता है, ये देखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से जो बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो तहखाना है, तहखाने में कुछ मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई उपचार बयान नहीं आया किसी भी तरीके का, ना ही हिंदू पक्ष की ना ही मुस्लिम पक्ष की। ऑफिशियल बयान नहीं आया। पहले ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम पक्ष तहखाने की चाबी देने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके बाद ये जानकारी निकल के सामने आई कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जब हम ताला खोल दे रहे हैं तो आपको चाबी की क्या आवश्यकता है। कितने सच्चाई? देखिए ये सत्यता, देखिए जब तक कि किसी भी तरीके का कोई भी बयान नहीं आता है या फिर ये कहा जा सकता है या फिर एएसआई की जो टीम है उसकी तरफ से कोई बयान आए और या फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई बयान आए, लेकिन इस तरीके का कोई बयान नहीं आया। हालांकि एएसआई की टीम अपनी जांच कर रही है। जहां जहां एएसआई की टीम को जरूरत है वहां वहां पे वो अपनी पूरी तरीके से जांच जो है वो कर रही है। आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी सुबह से ही अगर देखा जाए तो गर्मा गर्मी का माहौल बना रहा। एक तरफ जिस तरीके से एएसआई के जो लोग थे जब तहखाने में गए तो तहखाने का जो मेन जो दरवाजा था वो बंद था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने उस दरवाजे को भी खोला। उस दरवाजे का पूरी तरीके से एएसआई की टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद रिपोर्ट में एएसआई की टीम अपनी रिपोर्ट में क्या सबमिट करती है ये देखना होगा, क्योंकि 4 हफ्ते का समय है और इन 4 हफ्तों के अंदर एएसआई की टीम को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। जी बिल्कुल, 4 हफ्ते तक का इंतजार रहेगा। उसके बाद क्या कोई रिजल्ट निकल के आता है, दोनों पक्षों को भी इसका इंतजार लगातार है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
खबर में आगे बढ़ेंगे। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की असली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक ये बेंगलुरु की बैठक की तरह ही आयोजित किया जाएगा इसको, जिसमें नेता अगले दिन अपनी मुख्य बैठक से पहले 31 अगस्त को अनौपचारिक तरीके से बातचीत करेंगे। एक सूत्र ने कहा है कि विपक्ष की बैठक 2 दिनों की होगी और 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी, जिसमें सभी नेता तारीखों को मंजूरी देंगे। इसकी संभावित स्थान पवई में एक होटल होगा और 1 सितंबर की शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। ऐसी कई तारीखें थी जिनके बारे में पहले भी बात की गई थी, लेकिन उन पर बात नहीं बन पाई क्योंकि उन तारीखों पर सभी नेता खाली नहीं थे। तो विपक्षी लगातार तैयार कर रहे हैं, गठबंधन हो चुका है, इंडिया नाम पड़ चुका है और ऐसे में आगे की रणनीति के लिए काफी जरूरी है कि एक बार फिर से बैठक हुई और इसलिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। पहली बैठक बिहार में, दूसरी बैठक कर्नाटक में, तीसरी बैठक जो है अब ये होने जा रही है, बता दें कि मुंबई में। और बैठक की रणनीति आगे तैयार हो रही है धीरे धीरे। अभी सिर्फ तारीख निकल के सामने आई है। कौन कौन से ऐसे नेता है जो कि इस बैठक में जाएंगे, क्या रूपरेखा रहने वाली है, क्या ब्लूप्रिंट तैयार होगा 2024 के मद्देनजर, धीरे धीरे करके तमाम जानकारी निकल के सामने आती रहेगी और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ये जानकारी। लेकिन फिलहाल बता दें कि बैठक से जुड़ी हुई ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को बैठक होने जा रही है। जिस तरीके से बेंगलुरु में बैठक हुई थी, यानी कि एक दिन पहले डिनर पार्टी रखी गई थी, कांग्रेस ने बैठक आयोजित की थी और उनकी तरफ से डिनर पार्टी रखी गई थी और अगले दिन जो है ये बैठक पूर्ण तरीके से हुई जिसपे इंडिया नाम निकल के सामने आया। ऐसा कहा जा रहा है ठीक मुंबई में यही रूपरेखा बैठक की रखी गई है। एक दिन पहले यहाँ पे अनौपचारिक बैठक होगी और दूसरे दिन आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। फिर शाम को तमाम दल के नेता जो है वो बैठेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो भी बैठक में निर्णय उनकी तरफ से लिया गया है वो दर्शकों के साथ साझा किया जाएगा उनकी तरफ से और ठीक वही रूपरेखा जो बेंगलुरु में देखने को मिली थी वही मुंबई में भी उतारी जाएगी। बता दें इससे पहले भी बिहार में एक बैठक हुई है, लेकिन उसमें ज्यादा राजनीतिक दल के नेता मौजूद नहीं थे और ये वाली बैठक जो दूसरी बैठक हुई थी काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तीसरी बैठक उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आगे की ब्लूप्रिंट जो है इसमें तमाम विपक्षी दल बैठ के तैयार करेंगे। क्योंकि अब राहुल गांधी की सदस्यता भी बहाल होने वाली है, उनकी सजा रद्द हो गई है। ऐसे में और ज्यादा मोर्चे पर तैनात होते हुए इंडिया गठबंधन नजर आ रही है क्योंकि अब आगे की रूपरेखा तैयार करना बहुत जरूरी है। आगे पीएम का चेहरा किसको बनाया जाए, क्योंकि अलग अलग विचारधारा के ये पार्टी के लोग हैं और ऐसे में एकजुटता के साथ कैसे कदम से कदम मिला के चला जाए ये भी बहुत अहम हो जाता है और ऐसे में काफी परिश्रम आगे इनको उठानी पड़ सकती है क्योंकि तमाम दलों के नेता की विचारधारा अलग अलग है, तमाम पार्टी की विचारधारा अलग अलग है और देखा जाए तो कई राज्यों के यहाँ पे पार्टी जो है वो मिलते हुए नजर आ रही है। तो 31 अगस्त 1 सितंबर को बैठक होने जा रही है। अनौपचारिक बैठक जो है 31 अगस्त को होगी, 1 सितंबर को ऑफिशियल बैठक होगी तमाम विपक्षी पार्टियों की और गठबंधन इंडिया नाम जो दिया गया है ये दूसरी बैठक में दिया गया है। तीसरी बैठक में क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आएगी वो भी आप तक इंडिया वॉइस पहुंचाएगा, लेकिन फिलहाल ताजा जानकारी यही है कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को ये बैठक होने जा रही है विपक्षी पार्टियों की, जो कि काफी महत्वपूर्ण है आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और इसलिए अब कोशिश इंडिया जो गठबंधन है वो कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से सत्ता पक्ष को 2024 में ध्वस्त किया जाए और इसलिए तमाम विपक्षी पार्टी एक साथ लामबंद होते हुए नजर आ रही है। गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं कई दिनों से चल रही थी। अब सत्ता पक्ष लगातार हमलावर है, इंडिया नाम को लेकर भी केस दर्ज हो चुका है और कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। तो कई ऐसे मामले हैं जो निकल के सामने आ रही हैं, कई ऐसी दलीलें हैं जो इंडिया नाम को लेकर सामने आ रही है, चाहे विपक्ष की बात की जाए या सत्ता पक्ष की बात की जाए। विपक्ष लगातार कह रहा है कि जब इंडिया गठबंधन का नाम नहीं रखा गया था तब क्यों नहीं आपत्ति था सत्ता पक्ष को, और ऐसे में अब देखिए सवालों के घेरे में जो है अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों नजर आ रहा है। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के साथ दिनकर आनंद सीधे न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनकर, बैठक तीसरी होने जा रही है, क्या रूपरेखा इस बैठक में तैयार हो सकती है? सूर्य दर्शकों को बताते हैं कि विपक्ष की तीसरी बैठक यानी टीम इंडिया की तीसरी बैठक होगी 31 अगस्त और 1 सितंबर को, जिसको लेकर राज्यसभा
कमल सांसद संजय राउत का बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि आज हमने बैठक में सुप्रिया सुलेश शामिल रही, बैठक में कांग्रेस के नेता भी शामिल रहे, यानी जो वहाँ एमबीए का जो फॉर्मेशन है महाराष्ट्र में शामिल रहे। सभी ने कहा कि शिवसेना उद्धव गुट के जो भी नेता हैं सभी इसकी अगवानी करेंगे और इसमें तय किया जाएगा आगे की रूपरेखा। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस बैठक में संयोजक नियुक्त किया जा सकता है और जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछली बैठक में कहा था कि 11 सदस्यीय टीम की गठन की जाएगी, जिसका एक सचिवालय बनेगा दिल्ली में, शायद उस पे आगे की परिकल्पना की जाएगी, आगे उस पर टीम गठित की जा सकती है। ठीक है दिनकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दरोगा के खिलाफ ही केस दर्ज करने का एक अनोखा मामला सामने आया है। ये केस किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही विभाग के एक अधिकारी ने दर्ज करवाया है। दरअसल दरोगा पर 6 साल पहले उन्नाव के हसनगंज थाने में पोस्टिंग के दौरान 72 केस डायरी गायब करने का आरोप है। जब विभागीय जांच के बाद एसपी के निर्देश पर दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर राजेश सिंह के मुताबिक 2017 में हसनगंज थाने में दरोगा दिनेश कुमार मिश्रा और हेड कांस्टेबल अशोक कुमार मिश्र तैनात थे। सीओ कार्यालय से आपराधिक मामलों की 72 केस डायरी आई थी। हेड कांस्टेबल ने कोर्ट में केस डायरियों को दाखिल करने के लिए दरोगा दिनेश कुमार मिश्रा को सौंपी थी, लेकिन दरोगा ने कोर्ट में केस डायरी दाखिल नहीं की, जिससे कई मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। दरोगा से पूछे जाने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तब एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना ने मामले की जांच एएसपी शशि शेखर सिंह से कराई। मामले की जांच में दरोगा को केस डायरी गुम करने का दोषी पाया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मिथिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, 6 साल पहले का ये मामला बताया जा रहा है, आरोप अब सिद्ध हुआ है या जानबूझ के पहले नहीं इसको क्लियर किया जा रहा था, क्या है सच्चाई? जी देखिए स्वीटी, आपको बताते हैं पूरा मामला उन्नाव के थाना हसनगंज में तैनात दरोगा दिनेश कुमार मिश्रा का है, जिन्होंने 72 केस डायरी जो एक मामले में वो विवेचना कर रहे थे, उसमें एक 72 केस डायरी गायब हुई। हालांकि पुलिस ने उस समय संज्ञान लिया था, लेकिन जांच चल रही थी और अब उस समय दरोगा यहाँ से उनका तबादला हो चुका है, उन्नाव के महानगर थाने में तैनात है। हालांकि उन्नाव एसपी शंकर मीना ने जब जांच पूरी हो गई, इस मामले की जांच एडिशनल एसपी को सौंपी गई थी, उसके बाद एसपी के आदेश पर दरोगा पर मुकदमा दर्ज किया गया और उनकी विधिक कार्रवाई में पुलिस जुड़ गई है। वहीं सीओ आशुतोष ने बताया है कि वो जो दरोगा है वो अभी लखनऊ के महानगर थाने में तैनात है और उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जी, मुकदमा दर्ज है फिर भी तैनात है, कुछ समझ नहीं आया पूरी तरीके से। जी देखिए स्वीटी, आपको बता दें कि एक मामले की केस डायरी गायब होने का आरोप उन पर लगा है। हालांकि उस वजह से मामला है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं इस तरह से अगर लापरवाही 72 मुकदमे जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसकी डायरी जो है निखिलेश, 72 मुकदमे ऐसे जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनकी डायरिया गायब है, उनकी वजह से अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हुई, आगे मामला गया नहीं और अभी तक उनकी निलंबन नहीं हुआ। अभी तक बड़ा सवाल, विभागीय कार्रवाई करते हुए उन पर मुकदमा दर्ज करवाया है। बड़ा सवाल ये बना है कि 72 मामले जिसकी डायरी गायब हुई है निखिलेश, उनके खिलाफ 72 मामले ऐसे हैं जिनकी डायरी गायब हुई है, लेकिन अभी तक उनका निलंबन नहीं हुआ है। स्वीटी देखिए, ये आपको बता दें कि पुलिस विभागीय कार्रवाई है। अब इसको पुलिस किस तरह से उन पर कार्रवाई करती है दरोगा पर, हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वहीं सीओ सिटी आशुतोष ने बताया है कि आगे की विधिक कार्रवाई में पुलिस जुड़ गई है, लेकिन अब ये विभागीय मामला है। हालांकि बड़ा सवाल है कि 72 केस की डायरी गायब होना कहीं ना कहीं साफ तौर पर, सीधे तौर पर लापरवाही निकलकर सामने आई है। जब पूछा गया उनसे कि डायरी किस कारणवश नहीं मिल रही है तो उनका जवाब क्या था? जी देखिए, वो कहीं ना कहीं जांच चल रही थी, जांच का हवाला दिया जा रहा था और 72 केस डायरी को खोजबीन उसकी शुरू थी, लेकिन हालांकि उसमें कहीं ना कहीं ये इन पर आरोप सिद्ध हुए हैं, तब जाकर उन्नाव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन पर मुकदमा दर्ज किया। कितनी सुनवाई बाद आरोप सिद्ध हुए हैं? 6 साल लंबा वक्त होता है। जी, बहुत लंबा समय बीत गया। हालांकि इस समय वो लखनऊ के महानगर थाने में तैनात हैं और उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जो है पुलिस
सुनिश्चित करेगी। ठीक है निखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और यूपी के हरदोई से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां जेल में पेशी पर आया एक कैदी सिपाही को शराब पिलाकर फरार हो गया। शाम तक जब सिपाही कैदी को लेकर वापस नहीं पहुंचा तो हड़कंप मच गया। सिपाही की तलाश की गई तो वो देर शाम को अपने कमरे पर शराब के नशे में बेहोश मिला। सिपाही से जब कैदी के बारे में पूछा गया तो उसने कुछ नहीं बताया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने सिपाही को हिरासत में लेकर जिला चिकित्सालय में उसका डॉक्टरी परीक्षण कराया। उधर कैदी की खोजबीन में कई टीमें लगा दी गई है। बता दें कि पुलिस ने फुरकान को 2018 में चोरी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। शुक्रवार को फुरकान की न्यायालय में पेशी थी। पुलिस अभिरक्षा में अन्य कैदियों के साथ फुरकान को भी न्यायालय लाया गया था, लेकिन पेशी के दौरान वो फरार हो गया। तो बड़ा सवाल यहां पे खड़ा होता है कि आखिर किस तरीके के पुलिसकर्मी थे जो कि ध्यान नहीं दिए, जिनको शराब पिलाने के बाद कैदी खुद फरार हो गया। और ऐसे में फुरकान का अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। बता दें कि 2018 का ये पूरा मामला है जब फुरकान की गिरफ्तारी हुई थी। कई कैदियों के साथ आज भी उसकी न्यायालय में पेशी थी, लेकिन पुलिस को चकमा देकर, पुलिस को शराब पिलाकर वो फरार हो गया। अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। तमाम टीमें तैनात कर दी गई है, उसको ढूंढने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। कचहरी में पेशी के लिए ले जाया गया था ये कैदी, लेकिन कोई अता पता नहीं चला है क्योंकि बीच में ये कैदी फरार हो गया था। अब बता दें कि जिन पुलिसकर्मी को शराब पिलाया गया है कैदी द्वारा, अब उस पुलिसकर्मी की टेस्टिंग भी हो रही है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में उनके खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। तो कचहरी में पेश करने के लिए ले जाए जा रहे थे कैदी, उनमें से एक कैदी ने पुलिसकर्मी को शराब पिलाई और उसके बाद फरार हो गया। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, बड़ा सवाल यह है कि कैदी ने पुलिस को शराब पिलाई, उसके बाद खुद फरार हो गया। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि हरदोई जिले में एक ऐसा वाकया ये सामने आया है जो कि सिपाही को कैदी ने शराब पिलाई और उसके बाद वो सिपाही के ही कमरे से फरार हो गया। अब बता दें पूरा मामला ये हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर ये एक सिपाही पेशी पर कैदी को लेकर आया था। उसके बाद में ये सिपाही को ही पेशी हो गई। पेशी होने के बाद में सिपाही से बोला कि आप हमारे साथ चलिए और आपके लिए कुछ हम सेवा पानी कर देते हैं, तो इस भाषा में बोला। फिर उसके बाद में सिपाही ने कहा चलिए ठीक है, हम आपके साथ चलते हैं। फिर वो शराब ठेके पहुंचा, शराब ठेके से उसने शराब खरीदी। उसके बाद में सिपाही ने शराब भी पी। उसके बाद में सिपाही जब उसको अपने कमरे पर लेके गया, सिपाही कमरे पर लेके गया। और आपको बता दें कि सिपाही जब पुलिस ने जब हवाला तो सिपाही कैदी लेकर नहीं पहुंचा, तो हवाला जो प्रभारी थे उन्होंने तत्काल अधिकारियों को सूचना दी। अधिकारी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि जब सिपाही कहाँ का रहने वाला, तो पता चला कि सिपाही जो था वो शहर कोतवाली के रेलवेगंज चौकी क्षेत्र का रहने वाला है और सिपाही वहां पे कमरा लिया होता। उस सिपाही को जब देखा गया तो सिपाही नशे की हालत में वहां पे पड़ा हुआ था और उसके बाद में जब देखा गया तो वहां पे कैदी नहीं था, कैदी मौके से फरार हो चुका था। और आपको बता दें कि एक सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है कि सिपाही एक क्वार्टर में ही बिक गया, जिसे देसी के क्वार्टर कहा जाता है। शराब के एक 70 रुपए के देसी के क्वार्टर में सिपाही बिक गया। तो बहुत बड़ा ये सवाल उठ रहा है हरदोई पुलिस के ऊपर कि ये योगी राज में, जो कि कहते हैं कि पुलिस हमारी एक साथ बहुत अच्छे से कार्य करती है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि ये पुलिस के ऊपर सवाल तो उठ ही रहा है कहीं ना कहीं लापरवाही का। और ये बताइए, सिर्फ एक कैदी था पुलिस के साथ या और भी कैदी थे जिनकी पेशी होनी थी? जी आपको बिल्कुल बता रहे हैं, ये एक ही कैदी था जो कि यहाँ से वो फरार हो गया है। एक ही कैदी था, उसके ऊपर कई मामले दर्ज थे जो कि वो वहां से फरार हो गया। आपको और एक चीज बता रहे हैं कि आला अधिकारियों ने उसको तत्काल प्रभाव से पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने उसको निलंबित कर दिया है खोजबीन के लिए। जी आपको बता रहे हैं लगभग 2 टीमें गठित की गई हैं, उसको खोजबीन के लिए लगाया गया है। अभी फिलहाल आपको बता रहे हैं कि वहां पे जो सिपाही है उसके जो लापरवाही बरती गई है उसके आधार पर उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने उसको निलंबित कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबर में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसको देखकर, जिसको सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। जानते हैं क्यों?
क्योंकि 2 नाबालिग बच्चों को चोरी के इल्जाम में ऐसी सजा मिली जो आपने ना सुनी होगी और ना कभी सुनेंगे। क्योंकि पहले तो चोरी के आरोप में बच्चों को बांधकर पीटा गया, फिर पेशाब पिलाया गया और फिर उनके गुप्तांग में मिर्ची डाल दी गई। बात यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि जब उस जल्लाद का इससे भी मन नहीं भरा तो पेट्रोल का इंजेक्शन उनके जिस्म पर लगा दिया गया। जी, पेट्रोल का इंजेक्शन, सही सुना आपने। मामला सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र का है, जहां कोनकटी चौराहे पर बनी एक पोल्ट्री फार्म में यह हैवानियत की दास्तां सामने आई है। आरोप पोल्ट्री फार्म मालिक पर है। घटना शुक्रवार की बताई जा रही है, जिसका वीडियो शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले में पूछताछ के लिए घटना में शामिल कुछ लोगों को उठाया है। एएसपी ने भी घटनास्थल का जायजा लेते हुए पीड़ितों से मुलाकात की है। तो मानवता को शर्मसार करने वाला ये वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। और बता दें कि सिद्धार्थनगर का है, जहां 2 बच्चों को यहां पे पेशाब पिलाया गया, फिर उनके गुप्तांग में मिर्ची डाल दी गई। जब इतने से मन नहीं भरा तो पेट्रोल का इंजेक्शन भी इनके जिस्म में लगाया गया। और ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कोई व्यक्ति इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं और कुछ तस्वीरें ब्लर भी कर दी गई है, क्योंकि उनका चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। पहले बच्चों को बांधकर पीटा गया, इतने से मन नहीं भरा उन हैवानों का तो बच्चों को पेशाब पिलाया गया, पेट्रोल का इंजेक्शन भी दिया गया, गुप्तांग में मिर्ची का पाउडर भी डाला गया। और ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि कोई इतना जल्लाद कैसे हो सकता है। इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये मामला सिद्धार्थनगर से सामने आया है, जो कि इंसानियत को तार तार करके रख रहा है। चोरी के आरोप थे इन बच्चों पे और इसके बाद से इनको बांधकर पीटा गया। और जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है हम आपको दिखा भी नहीं सकते, इसलिए हमने ब्लर कर दिए हैं उन तस्वीरों को। और जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, इंसान है या हैवान है। बता दें कि पेट्रोल का इंजेक्शन भी बच्चों को लगाया गया है। सोचिए क्या बीत रही होगी उन बच्चों पे। और ऐसे में इंसानियत को तार तार करने का ये मामला जो है सिद्धार्थनगर से निकल के सामने आया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, इंसानियत को शर्मसार करने वाला है ये मामला। बिल्कुल सिद्धार्थनगर के रूप अपने वाली ये घटना सामने आई है। बता दें किस तरीके से जो नाबालिग बच्चों को जो है मारा गया था और उसको जो है काफी आरोप लगाए थे, जिस तरीके से चोरी का भी आरोप उन पर लगाया गया, लेकिन उसके बाद भी लगातार जिस तरीके से एक हैरानी से सामने आया, क्योंकि देखा जाता है कि उनको जो पेशाब खिलाया गया था बोतल के अंदर, लेकिन उसके बाद भी आपको बताएंगे इस तरीके से जो उनके गुप्तांग में जो है मिर्ची लगाई गई, तो उसके बाद पेट्रोल से जो है उनको जो इंजेक्शन है वो भी लगाया गया। लेकिन उसके बाद बात की जाए वहाँ के जो एसपी हैं, उन्होंने साफ तौर पर जो पीड़ित परिवार है उनसे साफ कहा दिया है कि उनको जो है न्याय दिलाया जाएगा। जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना को सामने अंजाम दिया है, अभी भी एसपी कह रहे कि न्याय दिलाया जाएगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से एसपी के द्वारा पीड़ित परिवार से मुलाकात हुई है, मुलाकात होने के बाद उन्होंने जो है पीड़ित परिवार से जो है मुलाकात करने के बाद भी उनको आश्वासन दिया है, लेकिन उसके बाद जब इतनी बड़ी घटना सिद्धार्थनगर के जिले में जो है गिरफ्तारी नहीं हुई है नितिन अभी तक? देखिए बिल्कुल, अभी गिरफ्तारी की बात की जाए तो गिरफ्तारी भी जो है उन्होंने करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही उसको देखा जा रहा है जिस तरीके से लगातार इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। और घटना इसलिए है कि नाबालिग बच्चे थे, उनको जो चोरी का भी आरोप जो लगाया गया था कि उन्होंने चोरी किया, कुछ पैसे भी चोरी किए गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो उनके साथ मारपीट की गई और मारपीट करने के बाद तुरंत उनको जो है उनको पेशाब और साथ ही उनको जो है पेट्रोल का जो इंजेक्शन था वो इंजेक्शन उनके पास उनको लगाया गया। लेकिन सवाल तो कहीं खड़े होंगे ना नितिन, आखिर ये हवानियत करने से पहले इस शख्स ने एक बार भी नहीं सोचा? मुश्किल से 10-15 मिनट में पूरे मामले को निपटा दिया, लेकिन गिरफ्तारी में इतना वक्त क्यों लग रहा है आखिर? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से गिरफ्तारी की बात की जाए, वहाँ के जो एसपी हैं सिद्धार्थनगर के, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जिस तरीके से हैवानियत करने वाला जो व्यक्ति है उसे गिरफ्तार जल्दी कराया जाएगा और टीम जो है गठित कर दी गई है, उसे ढूंढने का प्रयास
किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी लगातार और उसके जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात की जा रही है। जो है वहाँ की जो टीम है, एसपी ने अपनी टीम को भी अलग से निर्देश दे दिया गया कि जल्दी से जल्दी सेवाएं जो इस तरीके से करी है सेफ्टी को इसे गिरफ्तार किया जाएगा और साथ ही जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन कब तक इस पे कार्रवाई करती है और हैवानों को गिरफ्तार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।